विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों की बीएसटी की सीरीज शुरू करी है और ये सीरीज नोट्स लिखवाते हुए जैसे कि आप घर में ट्यूशन कर रहे हो वैसे पढ़ाना। तो मैं नोट्स लिखवाता जा रहा हूँ और साथ में एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। आज का विषय है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति। प्रकृति क्या कि ये साइंस है या कला है या आर्ट है। मैनेजमेंट इज अ साइंस और एन आर्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का आता ही आता है लगभग। तो आज हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के लिए संकेत सब्जेक्ट क्या है, ये साइंस है कि नहीं, ये आर्ट है कि नहीं है। तो मैनेजमेंट साइंस है, ये जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि साइंस होता क्या है। अगर साइंस की सारे फीचर्स या जो भी फीचर्स मैनेजमेंट में अगर पाए जाए तो कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट साइंस है। तो साइंस किसे कहते हैं, और हम अच्छी तरह से जानते हैं साइंस के बारे में। अगर हिंदी में बोलूँ तो कहें कि किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान, किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इन इंग्लिश, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी बॉडी, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट, लेकिन वो बेस्ड होना चाहिए, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, इट्स कॉल्ड साइंस। साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज का, जो कि आधारित है किस पर, एक्सपेरिमेंट पे और ऑब्जर्वेशन पे। साइंस रातों रात वाली चमत्कार वाली बात नहीं है। साइंस के जितने भी सिद्धांत लिखे गए हैं वो या तो एक्सपेरिमेंट के बेस पे हैं और ऑब्जर्वेशन के बेस पे हैं। बहुत सारा उसमें अवलोकन किया गया है, देखा गया, निरीक्षण किया गया है, जांच पड़ताल की गई है और इसका प्रयोग किया गया है। एक दवाई भी बनती है ना, तो ना जाने कई बंदरों पे, कई जानवरों पर उसका प्रयोग कर दिया जाता है, तब वो इम्प्लीमेंट करते हैं आदमी पे, तब वो सिद्धांत बनता है, वो दवा बनकर कंप्लीट होती है। तो ऐसे ही कोई भी रूल, अब न्यूटन का पहला नियम, लॉ ऑफ मोशन, ये क्या रातों रात बन गया क्या इनके द्वारा, न्यूटन के द्वारा? ये एक्सपेरिमेंट लिया है भैया टाइम और ऑब्जर्वेशन हुआ है। तो मैं लिखवाता चला जा रहा हूँ और आप लिखिए मीनिंग ऑफ साइंस। पहले ऊपर में लिख लीजिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। पैराग्राफ नीचे कीजिए और लिखिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस। अब हम पहले साइंस का मीनिंग समझें। मीनिंग ऑफ साइंस, साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज based on observation and experimentation, full stop. Its principles are universally applicable like Newton's first law of motion etc. जो मैंने कहा वो मैंने लिखवाया, आप लिखते चले जाइए स्क्रीन पे। फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए। द मेन फीचर ऑफ साइंस, अब ये जानना जरूरी है ना कि साइंस की अगर फीचर्स हम समझ लेते हैं और वो वही फीचर अगर मैनेजमेंट में पाया जाए तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट भी साइंस है। तो पहला, द एरो लिखिए, ये हेडिंग लिखिएगा, द मेन फीचर ऑफ साइंस एंड इट्स कंपैरिजन विथ मैनेजमेंट। पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए पहले यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अब यहाँ पे एरो देखे लिखिएगा, इट इज नॉट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इज फाउंड इन इंडिया ओनली एंड नॉट इन यूएसए और यूके। प्रिंसिपल ऑफ साइंस यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अब समझाता हूँ। अच्छा, ये हो सकता है क्या कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो पृथ्वी की शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेने की शक्ति, केवल इंडिया में एप्लीकेबल है?
अरे भाई, दुनिया के किसी कोने में ये एप्लीकेबल है ना। अमेरिका में भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकिएगा तो नीचे ही गिरेगा ना। बात समझ में आ गई? तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल साइंस की बहुत बड़ी विशेषता है। तो अब पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए सेम एज विथ ए मैनेजमेंट। इसमें लिखिए नंबर 1, एज वी नो मैनेजमेंट इज परवासिव बिकॉज इट इज अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वट एवर इट्स साइज और पर्पस एंड इन ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, मैनेजमेंट में भी साइंस की ये विशेषता पाई जाती है, या फीचर्स साइंस में भी मैनेजमेंट में ही पाई जाती है। मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, एक विशेषता है कि वो परवासिव है। परवासिव मतलब सर्वव्यापक है, यूनिवर्सल है। वो कैसे? कोई भी व्यवसाय, कोई भी संस्था, कोई भी फर्म आप ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप लेते हैं, चाहे वो साइज में छोटा हो बड़ा हो, उसकी प्रकृति कोई भी हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, किसी तरह का व्यवसाय हो, मैनेजमेंट की आवश्यकता सब जगह पड़ेगी। प्रबंध सब जगह करना पड़ेगा, सब जगह प्लानिंग करनी पड़ेगी, सब जगह रिक्रूटमेंट की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है, ऑर्गेनाइजिंग सब जगह करना पड़ेगा। जो बंदे आपने अपॉइंट किए हैं उनको डायरेक्शन देना ही पड़ता है, तभी वो काम करेंगे, उन पर कंट्रोल करना ही पड़ता है। तो ये सारी विशेषताएं चाहे कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो प्राप्त होता ही। अब चाहे वो मैनेजमेंट भारत में चला, ऑर्गेनाइजेशन भारत में हो, या धरती के किसी कोने पे मैंने बिजनेस चला जा रहा हो, मैनेजमेंट की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। तो साइंस की ये विशेषता कि वो सर्वव्यापक है, यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट में भी तो पाया ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसी में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑल्सो यूनिवर्सल एप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल, डिवीजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी इज ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये दूसरा पॉइंट उसी में। मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है जो फ्यूल साहब ने दिया है, उनका पहला पॉइंट है, जो कि पहले भी आगे जाके पढ़ेंगे आप लोग। पहला पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रबंध करना है ना, मैनेजमेंट करना है, काम को कंप्लीट करना है, तो यह ज़रूरी है कि काम को कई टुकड़ों में बांट दीजिए, और जो जो उसके योग्य व्यक्ति हैं, जिनमें इतनी एबिलिटी है उस पर्टिकुलर पोर्शन को, काम को कंप्लीट करने का, उन्हें वो सौंप दीजिए। जब काम को टुकड़े में सौंप दीजिएगा ना, तो वो काम बड़े ही उम्दा तरीके से, अच्छी तरीके से होंगे। अब एक मोबाइल बनाना है तो उसके किट कोई और बना रहे हैं, फ्रेम कोई और बना रहा है, बैटरी कोई और बना रहा है ना। तो मैनेजमेंट का यही काम है कि कार्य को डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जब वो काम होता है ना, तो काम करने वाले में विशिष्टीकरण का गुण आ जाता है। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक अंग जो फ्यूल साहब ने दिया है, धरती के किसी कोने पे अप्लाई कीजिए, आप सफल होंगे। इसलिए मैनेजमेंट परवासिव है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, जैसे एज वेल एज साइंस। अब दूसरी बात करते हैं, साइंस की दूसरी विशेषता, ये आप लिखिएगा, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड। एरो का साइन दीजिए, लिखिए, न्यूटन ऑब्जर्व्ड एप्पल इज फॉलिंग and after experiment it was found if force applied with particular object exceeds gravitation force then only it will move towards the sky, and in vice versa situation it will fall towards ground. These principles are not developed overnight.
इट विल रिक्वायर्स लॉन्ग ऑब्जर्वेशन एंड मेनी एक्सपेरिमेंटेशन टू प्रूव एनी साइंटिफिक थ्योरी। अब ये बताना क्या चाह रहा हूँ, जैसे न्यूटन ऑब्जर्व किए कि कोई एप्पल गिर रहा है। आज तक कितने कुछ गिर गए, हमने तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन न्यूटन महान व्यक्ति। न्यूटन ऑब्जर्व्ड एप्पल इज फॉलिंग एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन इज व्हाट फाउंड। एप्पल गिरा तो वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पाया कि कोई भी फोर्स अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर हम अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, कोई बल लगाते हैं, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा कस के लगाते हैं ना, तभी वो स्काई की ओर मूव करता है, आकाश की ओर जाता है। जैसे जहाज वो उड़ना होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक शक्ति धरती की तरफ फेंकता है, तब तो ऊपर की ओर जाता है ना, स्काई करता है। और इसका जस्ट उल्टा है, अपने फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से कम करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है और जहाज को नीचे की ओर खींच लेती है। तो ये क्या रातों रात हो गया होगा क्या? इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट न्यूटन के द्वारा जो किया गया, इतना बड़ा जो साइंस दिया गया, ये रातों रात तो हुई नहीं होगी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन किया गया होगा, अवलोकन किया गया होगा, प्रयोग किया गया होगा, तब जाके हुआ। तो यही लिखे हैं कि दिस प्रिंसिपल आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, इट विल रिक्वायर्स, ये रिक्वायर होगा, इसको जरूरत होगी क्या? लॉन्ग ऑब्जर्वेशन, लंबे ऑब्जर्वेशन की जरूरत हुई थी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना होगा, तब जाके साइंटिफिक थ्योरी प्रूव हो पाई। तो ये साइंस की दूसरी विशेषता है कि यूनिवर्सल, ये ऑब्जर्वेशन, और पहले तो था यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड है। तो साइंस वाले की ये विशेषता मैनेजमेंट में भी पाई जाती है, जो आप लिख लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। लिखा हुआ है क्या? सेम एज विथ मैनेजमेंट, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। नंबर 1, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ऑब्जर्वेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। It helps in developing better working environment. It helps in developing better working environment for individual and increases productivity by proper utility of resources. So it provides guidance for achieving goals ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लिख लिया आपने? इट हेल्प्स इन डेवलपिंग बेटर वर्किंग एक्सपेरिमेंट एनवायरमेंट फॉर इंडिविजुअल्स एंड इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर अचीविंग गोल्स और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, जरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज फील्स टायर्डनेस after working for particular number of hours and needs rest of regain the stamina. Now the question is what? The question just सुनिएगा। Now the question is what should be the duration of rest and after how many hours it should be provided? It is determined after long observation. अब देखिए, मैनेजमेंट भी कह रहा है कि ये विशेषता उसके अंदर भी है। वो कैसे? मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल लिखे गए हैं वो भी लंबे ऑब्जर्वेशन और अनेकों प्रयोगों के बाद लिखे गए हैं। अब मैनेजमेंट के अंदर वर्कर से हम लोग काम लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस वर्किंग करते हैं, तो उनको वो जब काम करते हैं तो कितने देर के बाद वो थकावट महसूस करते हैं, क्योंकि लगातार आप मशीनों की तरह काम तो करवा नहीं सकते उनसे। तो वो कितने देर बाद उन्हें रेस्ट की जरूरत पड़ती है कि ताकि स्टेमिना उनका फिर से रीगेन हो पाए। कैसे काम करवाया जाए कि वो पूरे दिमाग, दुरुस्त दिमाग के साथ काम कर पाए। काम करते वक्त उनका ध्यान पूरी तरह से कार्य में लगा रहे। इन सब का प्रवाह
इन सब की समझ एक दिन में हो गई होगी क्या? एक पर्टिकुलर टाइम पे रेस्ट का समय देना, इतना ड्यूरेशन देना कि उतना देर में वो रेस्ट फील कर पाए और फिर से अपना स्टेमिना को रीगेन करके काम में फिर से लग पाए और उनकी प्रोडक्टिविटी फर्म को मिल पाए। ये एक दिन का काम नहीं है, लंबे ऑब्जर्वेशन का काम हुआ था। तो ये हेल्प करता है मैनेजमेंट का, इस तरह के कार्य से ये हेल्प करता है कि वर्किंग इन्वायरमेंट बेटर हो सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, रिसोर्सेज का सही प्रयोग कर सके। ये जो व्यवस्था है ये एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर ही संभव है। इसलिए मैनेजमेंट के अंदर साइंस का ये दूसरी विशेषता भी पाई जाती है। अब बात करते हैं हम तीसरी विशेषता की ओर। साइंस की एक तीसरी विशेषता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और प्रभाव। साइंस का कोई भी रूल कारण और प्रभाव पर आधारित है। पहले आप लिख लीजिए इसे, एरो का साइन दीजिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एरो का साइन दीजिए। साइंस प्रिंसिपल क्लियरली स्टेट्स, साइंस प्रिंसिपल क्लियरली स्टेट्स what likely to be due to particular cause. For example, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स क्या? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हियर एक्शन इज काउच एंड रिएक्शन इज इट्स इफेक्ट। साइंस की ये विशेषता है कि ये काउज एंड प्रभाव संबंध को क्लियरली स्टेट करता है। साफ लिखा हुआ है कि व्हाट लाइकली टू बी ड्यू टू पर्टिकुलर कॉज, इस कारण से इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये साफ साफ स्टेट लिख कहता है साइंस। न्यूटन की गति भी है, न्यूटन ने गति लॉ ऑफ मोशन दिया था तो क्या कहा था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन, एक्शन इसका कॉज हो गया, रिएक्शन इसका इफेक्ट हो गया। अच्छी तरह से जानते हैं कि H2 प्लस O को जोड़ेंगे तो जल बनेगा भाई। कारण हुआ इनका मिक्सअप करना, परिणाम हुआ कि वाटर बन गया, है ना। तो कारण और प्रभाव पे आधारित है, ये विशेषता साइंस की है। तो अब पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए सेम एज विथ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ये विशेषता पाई जाती है कि नहीं, हम देखते हैं आगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट भी कह रहा है कि काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो आप पहले लिख लीजिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल एस्टैब्लिश काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इट मीन्स every decision of manager impacts the organization either favorably or in adverse manner. For example, principle of authority and responsibility. If the manager provided the authority to individual without any sense of accountability, then it will lead to the irresponsible behavior on their part which may affect the goodwill of organization. लिख लिया आपने? अब इसे समझाता हूँ। साइंस की विशेषता है कि काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है इसके अंदर, तो मैनेजमेंट के अंदर भी ये विशेषता खूब बखूबी पाई जाती है, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजर कोई भी डिसीजन लेता है ना, डिसीजन लेना एक काउज है और उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है किस पे? बिजनेस पे। उसके डिसीजन की एक गलती, एक चूक बिजनेस की ख्याति, गुडविल को धूमिल कर सकता है और उसके डिसीजन की प्रभावपूर्णता, इफेक्टिवनेस तब दिखेगा जब बिजनेस तरक्की करता है। मतलब बिजनेस के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिक्लाइन
और अपग्रेड होने के लिए मैनेजमेंट के मैनेजर साहब के डिसीजन बहुत बड़ा मायने रखता है। तो डिसीजन लेना उनका कॉज है और इनका इफेक्ट मैनेजमेंट के गुडविल और उसके ग्रोथ पर पड़ जाता है। एग्जाम्पल भी दिया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है जो आके आगे पढ़ने वाले हैं आप, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जब किसी बंदे को इंडिविजुअल को कोई कार्य सौंप देते हैं तो नियम तो यही है ना कि उसे ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सौंपी है। उससे अधिकार अगर देते हैं तो उन्हें दायित्व भी ठहराइए। और कोई काम करने के लिए दे दिया जाए बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तो वो अपने काम में इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा। वो अपने बिहेवियर में काम को उतनी उत्सुकता से नहीं करेगा। लेकिन अगर ज़रा डरा दीजिए कि काम बढ़िया से होना चाहिए भैया, और नहीं तो आपका पेमेंट काट देंगे। ज़रा उनको उत्सुक कर दीजिए कि काम अगर मेरे स्टैंडर्ड जो आपको दिया गया है उसी अनुकूल अगर काम होता है तो आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे। देखिए काम कितना बेटर होता है। तो अगर मैनेजर ने केवल ऑथोरिटी दे रखी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है तो मैनेजर का ये डिसीजन था केवल ऑथोरिटी दे देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो काम कैसा होगा? काम जो है इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ होगा और गुडविल फर्म का गया। तो ये विशेषता कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अगर साइंस में है तो मैनेजमेंट में भी है। अब हम चलते हैं चौथी विशेषता की ओर। साइंस की एक विशेषता है सर्व एज ए रिलायबल गाइड फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन। साइंस ऐसे सेवा करता है जैसे कि वो एकदम उचित गाइड है, उचित दिशा निर्देशित करता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करता है। पहले आप लिख लीजिए, लिखा हुआ पहले लिखिए सर्व एज ए रिलायबल गाइड फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शंस। एरो का साइन लगाइए, लिखिए साइंस प्रोवाइड्स डेरिवेशंस विच सर्व एज रिलायबल गाइड फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू ट्रेवल 300 किलोमीटर इन 5 hours, then from what speed you should fill, ध्यान दीजिएगा, then from what speed you should travel, the answer is simple। जाना है 300 किलोमीटर और 5 घंटे में तो पक्का है कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपने लिख लिया। द आंसर इज सिंपल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सब समझा देता हूँ पहले। साइंस एक भविष्य की तरह भविष्य की प्रेडिक्शन कर देता है। वो एक ऐसा डेरिवेशन आपके सामने प्रस्तुत कर देता है एकदम नपातुला। अगर उसके हिसाब से चलिए तो पक्का टाइम पे, जैसे आपने ट्रेवल करना है 300 किलोमीटर और 5 घंटे में, तो साइंस ने आपको डेरिवेशन दे रखा है कि जो है डिस्टेंस बाई टाइम कीजिए और 60 किलोमीटर पर आवर का रेट टाइम आता है। अगर आपने 300 किलोमीटर जाना और 5 घंटे में जाना है तो आप अपनी गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चलाइए, एकदम नेट आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा। अगर आपने उचित समय पर उसी तरह से नियमों से चले तो आप एकदम सही पर। ये हो गया ना साइंस का प्रेडिक्शन। ये साइंस की विशेषता है। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए सेम एज विथ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी है सेम। वो क्या? एज द प्रिंसिपल, पहले लिख लीजिए एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल आर एग्जैक्ट एंड प्रेडिक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, in case dual boss policy of organization, employees may not be able to concentrate on work and indiscipline in likely to arise। मैं बात यहाँ पे जो भी आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ ना, इस साइंस है कि नहीं ये समझाने के लिए, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट्स को ले रहा हूँ जो कि आगे आप पढ़ने वाले हैं। फ्यूल साहब ने एक सिद्धांत दे रखी है। उन्होंने कहा है कि डुअल बॉस मत रखो भैया। एक लेबर से काम करवाना, एक वर्कर से काम करवाना है
और 2 बॉस हो तो गति क्या होगी? एक ने कुछ कहा काम करने के लिए, एक ने कुछ कहा, बेचारा कंफ्यूज होता है ना और काम नहीं कर पाता है। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन ये कहता है मैनेजमेंट का कि अगर 2 व्यक्तियों से बॉस हो, दिखा में 2 या 4 5 जो भी अलग, और एक वर्कर से काम करवाना है और आपने दोनों का निर्देश दिया, तो पक्का है कि काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, बंदा तो कंफ्यूज होना ही होना है। ये प्रेडिक्शन है ना। तो सेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल आर एग्जैक्ट and predictable. For example, in case of dual boss policy of organization, employees may not be able to concentrate to work and indiscipline in likely to arise. तो अब ये व्यवस्था के बाद, ये चारों विशेषता के बाद कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, इसे आप लिख लीजिए फिर समझाते हैं। So it is concluded that management is a science but not a complete science. Because in management, manager deals with human behavior and human behavior is unpredictable. So management is considered to be the behavior science. Management is considered to be behavior science or soft science. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, since the principle of management are not exact as the principle of science, their applications and use in also not universal. It need to be reshaped according to situations. However, they provide managers with certain standard solutions and techniques that can be used in different situations. कंक्लूजन तो यही है भैया, साइंस तो साइंस है ही, मैनेजमेंट को साइंस के रूप में प्रूफ किया जा सकता है, किए हम लोग, तर्क दिए हम लोग, पर वो कंप्लीट साइंस नहीं है। साइंस को वर्क करना है ऑब्जेक्ट के साथ, यहाँ मैनेजमेंट को वर्क करना है उस सब्जेक्ट के साथ जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके साथ, और ह्यूमन बिहेवियर एक साथ तो होता नहीं। ह्यूमन बिहेवियर पे प्रेडिक्ट करना, भविष्य कहना अलग है। 800 करोड़ घड़े हैं ना, सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर के साथ वर्क करना, इसलिए ये कंप्लीट साइंस नहीं है पर सॉफ्ट साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर साइंस के नाम से जाना जाता है। ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। तो मूलतः हम कह सकते हैं ये कंक्लूजन के रूप में कि मैनेजमेंट विज्ञान तो है पर सॉफ्ट विज्ञान है। नमस्कार।